दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के विषय में बात की थी। उसके पहले हम लोग भगत सिंह और मीरा के विषय में बात कर चुके हैं, जिनको लेकर के अनेक टिप्पणियां हमारे सामने उभरी थी। एक ऐसी ही टिप्पणी एक माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में B.R. अम्बेडकर के विषय में की गई थी और ये कहा गया था कि जितनी बार आप B.R. अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतनी ही बार भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। ये जो एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के राजनीतिक अर्थ तो कई सारे हो सकते हैं, वो राजनीतिक की जाने, लेकिन समाज विज्ञान की दृष्टि से यह जो वक्तव्य था, यह वक्तव्य B.R. अम्बेडकर की वैचारिकी के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि B.R. अम्बेडकर ने कभी स्वर्ग की अवधारणा के आर्गुमेंट को अपने चिंतन का हिस्सा बनाने की कोशिश नहीं की, और इसलिए मुझे लगा कि समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को B.R. अम्बेडकर के चिंतन के विषय में जानने की जरूरत है। मैं अपने उस आर्गुमेंट को फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि नेहरू, भगत सिंह, मीरा, B.R. अम्बेडकर, ये जो विचारक हैं जिनका रेडिकल डायमेंशन है, जो कि क्रांति, सुधार और आमूलचूल बदलाव की बात करते हैं, इनको कभी भी समाज विज्ञान के अंदर और विशेष रूप से भारतीय समाज विज्ञान के अंदर महत्व देने की कोशिश नहीं की गई, उतना महत्व जितना कि दिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ाया नहीं गया या इनको क्लासरूम में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन जो एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत इन विचारकों को समझने की कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं की गई थी। और इसलिए मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए B.R. अम्बेडकर के विषय में। एक बात कहने की यहाँ जरूरत है कि B.R. अम्बेडकर भारतवर्ष के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण समाज विचारक है और औपनिवेशिक भारत में संभवतया B.R. अम्बेडकर से ज्यादा शिक्षित कोई भी नहीं था। ये बात भी सही है कि कांग्रेस के साथ, विशेष रूप से गांधी के साथ, अन्य लोगों के साथ B.R. अम्बेडकर के जाति के मुद्दे को लेकर के बड़े गहरे मतभेद रहे और औपनिवेशिक भारत के अंदर कई जो समझौते थे, उन समझौतों में गांधी और अम्बेडकर के बीच के डिफरेंसेज हमें साफ साफ नजर आते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद गांधी, अम्बेडकर और नेहरू, इन तीन का चिंतन एक दूसरे के साथ में काफी कुछ गुथा हुआ है, क्योंकि तीनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से भारतीय समाज में शोषण के जो कारण थे, उन शोषण के कारणों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और उनको खत्म करके समानता के सिद्धांत की बात कर रहे थे। अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न की प्राप्त की उपाधि से नवाजा गया और वो 1891 से लेकर के 1956 तक का उनका जो अपना दौर है, उसके दौर में वो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहे और भारत के संविधान के निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जाति प्रथा के वो बहुत सख्त विरोधी थे और उस विरोध की परिणति हमें एक्सट्रीम फॉर्म में 14 अक्टूबर 1956 को देखने को मिलती है, जब अंबेडकर अपने 5 लाख समर्थकों के साथ में एक पब्लिक सेरेमनी में नागपुर में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं।
एक बड़ा उतार चढ़ाव वाला, सुधार की दृष्टि से, क्रांति की दृष्टि से बी आर अम्बेडकर का अपना व्यक्तित्व रहा है। एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, समाज विज्ञान के अंदर कहीं इस बात की चर्चा होनी चाहिए, हम लोगों को क्लासरूम में भी ये अध्ययन करना चाहिए। देखिए, जब कार्ल मार्क्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में अनेक लेख लिखे हैं, और उन लेखों के अंदर मार्क्स इस बात का उल्लेख करते हैं कि भारत में प्रगति के रास्ते में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, यानी जिसको वो कहते हैं कि ये निर्णायक रुकावट है, तो उस निर्णायक रुकावट को वो जाति के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जाति भारत की प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा है, यह कार्ल मार्क्स स्थापित कर रहे थे। मैक्स वेबर ने जब रिलीजन्स इन इंडिया की बात की, तो रिलीजन इन इंडिया में मैक्स वेबर ने भी यही कहा कि भारतवर्ष के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस तो बहुत सपोर्टिव थी, लेकिन जाति के कारण और हिंदू धर्म की कुछ विशेषताओं के कारण भारतवर्ष में पूंजीवाद का विकास नहीं हो सका। यानी अगर हम पूंजीवाद को प्रगति का एक कारण मान लें, बदलाव का एक कारण मान लें, तो उसमें जाति व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभर करके आती है। और यही बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर का भी यही मानना है कि भारतवर्ष के अंदर विकास की प्रक्रिया में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बाधा है तो वह जाति व्यवस्था है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय समाज विज्ञान के अंदर अगर हम शोषितों की पीड़ा का अध्ययन करना चाहते हैं, विशेष रूप से जातीय संदर्भों के साथ में, लैंगिक संदर्भों के साथ में, आदिवासियों के संदर्भों के साथ में, तो हमें इन तीनों विचारकों का कहीं ना कहीं अध्ययन करने की जरूरत है, भले ही वह अध्ययन एक सीमा तक तुलनात्मक हो, क्योंकि इससे हम भारतीय समाज विज्ञान के अंदर एक एक तरह की नई नई नैरेटिव डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि मार्क्स और वेबर, जो कि नॉन इंडियन स्कॉलर्स हैं, उनके इंडिया के विषय में क्या दृष्टिकोण है, और दूसरी तरफ हम बी आर अम्बेडकर, गांधी और नेहरू, इनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, जिनके की जाति व्यवस्था के विषय में अपने अपनी दृष्टि से कुछ ओपिनियन है। और इसलिए शोषण को समझना और शोषण के कारणों को कंसंट्रेट करते हुए उनकी पीड़ा को महसूस करना, यह भारतीय समाज विज्ञान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव के रूप में देखा जाना चाहिए। बी आर अम्बेडकर एक जगह पर यह कहते हैं कि यदि शिक्षित तबका मार्क्सवाद का विरोधी है, तो वह शोषितों की पीड़ा के प्रति वैचारिकी की संभावना को संभवतः निर्मित नहीं कर सकता। यह जो मार्क्सवाद के बारे में बी आर अम्बेडकर ने अपना दृष्टिकोण दिया है, वह उस दृष्टिकोण से यह निकल करके आता है कि शिक्षित तबका यदि मार्क्सवाद का विरोधी है, तो वह शोषितों की पीड़ा के प्रति वैचारिकी को संभवतः निर्मित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि मार्क्सवाद को बी आर अम्बेडकर ने काफी गहराई से पढ़ा था। हालांकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्क्स की अनेक सारी स्थापनाओं के साथ बी आर अम्बेडकर की अपनी कुछ असहमतियां थी। एक चीज और यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि लोग नेहरू और अम्बेडकर, नेहरू और पटेल, नेहरू और गांधी, इनके बीच के डिफरेंसेस को लेकर के अनेक प्रकार की बहस का हिस्सा बन जाते हैं। नेहरू के एक स्टेटमेंट को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नेहरू ने कहा कि अंबेडकर इज अ सिंबल ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल द ऑपरेसिव फीचर्स ऑफ हिंदू सोसाइटी। हिंदू समाज के अंदर जितने भी दमनकारी अवयव पाए जाते हैं, जितनी भी दमन को लेजिटिमेसी देने वाली विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके साथ अगर रिवोल्ट का कोई प्रतीक है तो वो बी आर अम्बेडकर है। तो अम्बेडकर को वो हिंदू समाज के अंदर पाई जाने वाली जो भी
विसंगतियां थी, जो भी उनकी पैथोलॉजीज थी, उन पैथोलॉजीज के लिए एक रिवोल्ट के सिंबल के रूप में नेहरू देखते हैं। गांधी भी एक जगह पर इस तरह की चर्चा करते हैं, जब जाति के मुद्दे पर आती है बात और अस्पृश्यता के सवाल को लेकर के आती है, तब किसी एक चर्चा के अंदर, मुझे वो चर्चा का संदर्भ इस समय याद नहीं है, लेकिन उस चर्चा का एक पक्ष ये था कि जब गांधी से ये कहा गया अंबेडकर को लेकर के कि वो तो आपके विचारों का बहुत विरोध कर रहे हैं और जाति के मुद्दे को लेकर के वह आपके सामने बिल्कुल एक विरोधी की मुद्रा में है, तो गांधी ने उस अनुयायी को ये जवाब दिया कि आपने जाति को सिर्फ पढ़ा और समझा है, वो उस जाति के विसंगतियों का हिस्सा है। उन्होंने जाति को अपने जीवन में, अपने कार्य प्रणाली के अंदर भेदभाव के रूप में बड़ी नजदीकी से देखा है। इसलिए अंबेडकर का यह दृष्टिकोण उस तरीके से समझने की जरूरत है। गांधी, अंबेडकर और नेहरू इस दृष्टि से हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप इख्तियार कर लेते हैं। एक और स्टेटमेंट जो मैं बी आर अम्बेडकर का आपके सामने बताना चाहूँ, हालांकि उन्होंने बहुत सारी जो सामाजिक संदर्भ में बहुत सारे सामाजिक अवधारणाएं हैं, उनका अध्ययन किया है, उनका विश्लेषण किया है। प्रॉब्लम ऑफ द रूपी की चर्चा करके बी आर अम्बेडकर हमारे सामने एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में आते हैं। और द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, उसकी चर्चा करते हुए वे न केवल जाति की उत्पत्ति के सिद्धांत को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, अपितु जाति का उन्मूलन कैसे किया जाए, जाति की समाप्ति कैसे की जाए, उसके विषय में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। हिंदू धर्म की जो विसंगतियां थी, उन विसंगतियों के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। और एक स्टेज पर वह इस स्टेटमेंट को हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। इसका मतलब ये है कि वो ये मान करके चल रहे थे, उनको ये संभवतः बहुत सारी यथार्थ के आधार पर इस स्थापना को अपने विचार में शामिल किया होगा कि इस धर्म के अंदर जिस तरह की विसंगतियां हैं, विशेष रूप से जाति के मुद्दे को लेकर के, उन विसंगतियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ सकता। और इसलिए वो हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा जैसा वाक्य हमारे सामने दे देते हैं। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बी आर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण लेख कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट में लिखा है। उन्होंने कहा कि समाज व्यक्तियों से बना होता है, यह सबसे बड़ा कपट है। प्रोफेसर नागला उस स्टेटमेंट को पढ़िए, उस स्टेटमेंट को समझिए। मैं फिर इस स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं, समाज व्यक्तियों से बना होता है, यह सबसे बड़ा कपट है। समाज सदैव वर्गों से बनता है। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का दावा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, परंतु समाज में वर्गों का अस्तित्व एक तथ्य है। अगर बी आर अम्बेडकर की इस स्टेटमेंट को, जो उन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर दिया है, उस पुस्तक के अंदर वो एक बात और भी कह रहे हैं। आप फिर इस स्टेटमेंट को देखिए, समाज व्यक्तियों से बना है, यह सबसे बड़ा कपट है, मतलब ये झूठ है। समाज की रचना व्यक्तियों से नहीं होती, समाज सदैव वर्गों से बनता है। क्लास का कंसेप्ट यहाँ पर बी आर अम्बेडकर प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का दावा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। यह बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जा सकता है कि भाई वर्ग संघर्ष होगा और वर्ग संघर्ष के माध्यम से ये सब कुछ होगा, परंतु वर्गों का अस्तित्व एक तथ्य है। तो वर्गों की एग्जिस्टेंस को तो बी आर अम्बेडकर मान रहे हैं। हाँ, वर्ग संघर्ष की अवधारणा को लेकर के उनके अपने कुछ असहमतियां हैं, उनके अपने कुछ डिफरेंसेज है, जो डिफरेंसेज उन्होंने अपने अनेक लेखों में और पुस्तकों के माध्यम से
प्रस्तुत भी की है। परंतु एक चीज और भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी पुस्तक के अंदर बी आर अम्बेडकर यह भी कह रहे हैं कि जाति और वर्ग एक दूसरे के पर्याय हैं। वो जाति को वर्ग का पर्याय मानते हैं, यानी जाति ही वर्ग है और वर्ग ही जाति है, या ये कहें कि जाति के अंदर वर्ग की विशेषताएं पाई जाती हैं और अनेक वर्ग की विशेषताओं की तुलना जाति से की जा सकती है, इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि वर्ग और जाति के मध्य के अंतर संबंध को हमारे सामने प्रस्तुत करता है बी आर अम्बेडकर के दृष्टिकोण के अंतर्गत। वो ये भी कहते हैं कि देखिए, सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द हैं वो शब्द कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जाति व्यवस्था की स्थापना श्रम विभाजन से नहीं हुई है, यह श्रमिकों के विभाजन से भी हुई है। केवल डिवीजन ऑफ लेबर कास्ट को निर्मित करने का आधार नहीं है, यह श्रमिकों के विभाजन से भी उत्पन्न होती है। यानी दो चीजें आ गई, हमें केवल श्रम के विभाजन की चर्चा नहीं करनी चाहिए। है जाति के अंदर श्रम का विभाजन, लेकिन जाति के अंदर श्रमिकों का विभाजन। वे श्रमिक जो बौद्धिक श्रम के साथ जुड़ रहे हैं, वे श्रमिक जो शारीरिक श्रम के साथ जुड़ रहे हैं, वो श्रम करने वाले लोग हैं, वो श्रमिक हैं, और उन श्रमिकों का विभाजन है ही। यह विभाजन कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थापना की तरफ हमको ले जाता है जहां अनटचेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाति के अंदर उभरती है। एक बात और उन्होंने भी कही, देखिए कुछ चीजों को हमें जाति के विश्लेषण के अंदर समझने की जरूरत है, और इसलिए मुझे लगता है कि बी आर अम्बेडकर के इस विश्लेषण को सम्मिलित किए बिना हम समाज विज्ञानों के अंदर जाति की चर्चा पूरी तरह से नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा, जाति व्यवस्था की नींव पर ना तो राष्ट्र का और ना ही नैतिकता का निर्माण संभव है। ना तो हम राष्ट्र की बात कर सकते हैं अगर जातियों का अस्तित्व है, और ना ही हम नैतिकता के निर्माण की बात कर सकते हैं। जाति यहाँ पर संस्तरण के दायरे में देखी जा रही है, हायरार्की के दायरे में देखी जा रही है। एक ऐसा ऊंच नीच का संदर्भ, जो ऊंच नीच का संदर्भ जाति की समूची संरचना को निर्मित करता है। और अगर जाति की समूची संरचना अस्पृश्यता के आधार पर हमारे सामने उभर करके आती है, तो ये जो आइडेंटिटीज हैं जाति की, ये जाति की आइडेंटिटीज एक्सक्लूजन की आइडेंटिटीज है, बहिष्करण हो रहा है। और इसलिए बी आर अम्बेडकर ने दलित शब्द का इस्तेमाल किया कि ये वो वर्ग है जो पंचम वर्ग है, जो पांचवा वर्ग है, अछूत। वे जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां जिनको हम आज के दौर में कहते हैं, वे अनुसूचित जातियां उस एक्सक्लूजन का शिकार हैं, उस अनटचेबिलिटी के सिस्टम का शिकार हैं, और इनसे निर्मित होने वाली जो आइडेंटिटीज हैं, वो आइडेंटिटीज एक दूसरे के साथ में इतनी ज्यादा तनाव और संघर्ष का स्वरूप ले लेती हैं, इतना ज्यादा एक्सक्लूजन का स्वरूप ले लेती हैं कि वो राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता उससे। और जब एक्सक्लूजन है दोस्तों, जब अस्पृश्यता है, जब स्टिग्मेटाइजेशन है, तब आप नैतिकता की बात नहीं कर सकते। नैतिकता फिर केवल एक बड़ी बेमानी सी अवधारणा बन जाती है। हम बात करें नैतिकता की, लेकिन हम किसी के हाथ का पानी ना पिए। बहुत से ऐसे उदाहरण बी आर अम्बेडकर ने दिए हैं जहां पर कि अस्पृश को अपने कमर के साथ में झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था, ताकि जब वो चले तो झाड़ू से सड़क साफ होती जाए और वो अस्पृश्यता के दायरे से बाहर हो जाए, वो पवित्र, मतलब वो उस पे से अस्पृश्यता का जो पक्ष है वो खत्म हो जाए। झाड़ू से सफाई हो जाती है तो वो अस्पृश्यता जहां पर उनके पैर पड़े वहां पर अगर झाड़ू लग जाती है तो वह साफ हो जाती है। ऐसे अनेक
उदाहरण बी आर अम्बेडकर ने अपनी इन पुस्तकों के अंदर दिए हैं, जो जाति के उस पहलू को दर्शाते हैं जो पहलू जाति के इनह्यूमन कैरेक्टर को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और संभवतः जाति का यही जो इनह्यूमन कैरेक्टर था, इस इनह्यूमन कैरेक्टर के कारण गांधी और बी आर अम्बेडकर इन दोनों के बीच में जाति की अवधारणा को लेकर के और जाति के मुद्दे को लेकर के काफी कुछ अंतर हमको डिफरेंसेस नजर आते हैं। एक बात और, एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया बी आर अम्बेडकर ने, जाति प्रथा वास्तव में एकाकीपन और अलगाव की भावना की विस्तृत एवं उन्मादी अभिव्यक्ति। मैं इसमें से केवल सोशल साइंसेस के पक्षों को ले रहा हूं, मैं उन पॉलिटिकल प्रोसेसेस के बारे में नहीं बात कर रहा जिन पॉलिटिकल प्रोसेसेस में बी आर अम्बेडकर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट का प्रतीक बनकर के उभर रहे हैं। मैं उनकी उस वैचारिकी में जा रहा हूं जिस वैचारिकी के अंतर्गत हमको ये नजर आता है कि बी आर अम्बेडकर भारतीय समाज और विशेष रूप से हिंदू समाज की किन विसंगतियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे अपने लेखों के माध्यम से, समाचार पत्रों के अंदर उनके जो आलेख हैं, खुद समाचार पत्र के संपादन के माध्यम से, और विभिन्न प्रकार की जो उनकी अपनी कॉन्फ्रेंसेस थी, विभिन्न प्रकार के जो उनके भाषण थे, उन भाषणों के माध्यम से जो जाति प्रथा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उसमें भी अनटचेबल्स, इनके अंदर संबंधों का अपना एक उतार चढ़ाव है। संबंधों के अंदर कहीं दूरी है और वह दूरी कहीं इतनी अधिक हो जाती है कि वह छुआछूत के रूप में उभर करके आ जाती है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसके साथ आप किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो वहां पर एक एकाकीपन है। वह आपके लिए काम तो कर रहा है, श्रमिक का विभाजन है, लेकिन वह श्रमिक उस विभाजन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बावजूद आपके साथ ना तो उसके अपने कोई अंतः संबंध है, ना ही उसकी आपके साथ में किसी प्रकार की कोई इफेक्टिव शेयरिंग है। और अगर शेयरिंग है, हम लोग पढ़ते हैं कभी जजमानी प्रणाली के माध्यम से, अगर कहीं वो शेयरिंग है तो शेयरिंग के अंदर भी दया का भाव है। वो दया की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं एक एकाकीपन है। एक कहीं ऐसा महसूस होता है कि मैं एक सामूहिकता का हिस्सा होते हुए भी अपनी अंतःक्रिया, अपने विचार, अपनी धारणाओं को, अपनी समस्याओं को, अपने समूचे चिंतन को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो वह जो एकाकीपन है और जो अलगाव है, एलियनेशन है, वहां पर एलियनेशन का मतलब मैं काम तो कर रहा हूं लेकिन उस काम के प्रति मेरा अपना वो लगाव नहीं है। मैं जिस समुदाय के लिए काम कर रहा हूं उस समुदाय के प्रति, उस समूह के प्रति मेरा अपना वह लगाव नहीं है। मेरा अपना उस श्रम के प्रति भी लगाव नहीं है जिस श्रम को मैं कर रहा हूं किसी दूसरे समुदाय के लिए जो उस श्रम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है। अलगाव की समूची धारणा जो कि कार्ल मार्क्स की अवधारणा है, वह लगभग संपूर्णता के साथ जाति के इस विश्लेषण के अंदर समाहित हो जाती है। यह विश्लेषण जो हम कर रहे हैं, यह विश्लेषण कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि बी आर अम्बेडकर ने भारतीय समाज के अंदर जाति व्यवस्था का बड़ा गहराई के साथ में अध्ययन किया था। अब इससे निकाला कैसे जाए अपने आप को? जाति व्यवस्था समाप्त तो नहीं हो रही है, लेकिन जाति व्यवस्था को किस प्रकार से कमजोर किया जाए? आजकल तो ये भी बात आने लगी है और इसके ये भी सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ जुड़ रही है कि भाई विभिन्न जातियों की अपनी जो संख्या है आज के दौर में, क्योंकि अब जाति सोशल इंजीनियरिंग का एक कंसेप्ट बनकर के उभर रही है, तो हम ये भी देखने की कोशिश करें कि जाति के जो विभिन्न समूह हैं, वे विभिन्न समूह किस प्रकार से अपने आप को सामाजिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं, किस तरह से उनकी अपनी नीति निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता होती है, और वह सहभागिता इस अनुपात के साथ में है। उनकी अपनी केवल उपस्थिति तो है,
उनका अपना केवल रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन उनकी अपनी साझेदारी निर्णय प्रक्रिया में जैसी होनी चाहिए, वह साझेदारी किस सीमा तक है। तो कहीं नहीं है कि आज की राजनीति में, आज की अर्थ प्रणाली के अंदर, आज की संस्कृति निर्माण की प्रक्रिया में, आज के संस्थागत और संरचना के जो ढांचे हैं उनके अंदर अनुसूचित जातियों की, जनजातियों की, महिलाओं की, माइनॉरिटीज की उपस्थिति तो है जो कि हमको सामने दिखती है, लेकिन क्या हुआ है, उपस्थिति निर्णय प्रक्रिया के अंदर उनकी अपनी एक अर्थपूर्ण सहभागिता के रूप में भी उभर करके आती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल पर समाज वैज्ञानिकों के बीच में भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं इसलिए चर्चा की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके कुछ संकेत बी आर अम्बेडकर ने जब इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल के सवाल को लेकर के, तभी वो उभर करके आ रहे थे। वो हिंदू कोड बिल के अंदर उन सारे अधिकारों को देने की बात कर रहे थे, महिलाओं को अधिकार देने की बात कर रहे थे, और विभिन्न जो तबके हैं उन तबकों को अधिकार देने की बात कर रहे थे। उस हिंदू कोड बिल का उस समय विरोध किया जा रहा था। जो विभिन्न धार्मिक संगठन है या जिनके अपने दक्षिणपंथी दृष्टिकोण रहे हैं, वे उस हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। नेहरू उस कोड बिल को लागू करवाना चाहते थे, लेकिन नेहरू के सामने समस्या ये थी कि वो कोड बिल उस रूप में लागू नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत तीव्र विरोध विभिन्न संगठनों के द्वारा किया जा रहा था। नेहरू शायद उसको पीस मील्स में लागू करना चाहते थे, जो उन्होंने बाद में किया भी, लेकिन बी आर अम्बेडकर को लगा कि हिंदू कोड बिल का ये जो विरोध हो रहा है, यह विरोध असल में विकास, परिवर्तन और आधुनिकीकरण का विरोध है, और इसलिए बी आर अम्बेडकर ने वहां पर अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर दिया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिस महत्वपूर्ण पक्ष को हमें देखने की जरूरत है। तीन तरह के उन्होंने एक पैरामीटर्स दिए जिसके माध्यम से जाति को कमजोर किया जा सकता है। एक तो शिक्षित बनिए, जितना ज्यादा आप शिक्षित होंगे उतना ज्यादा आप रैशनल होंगे, उतना आपको लिबरेशन के बारे में पता लगेगा। मुक्ति की जो अवधारणा है दमन और शोषण से, उस मुक्ति की अवधारणा को आप सीख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, लेकिन सवाल यह है कि उसके लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस स्वरूप पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक तो शिक्षित बनिए, दूसरा उन्होंने कहा अपने आप को संगठित कीजिए। अगर आप अपने आप को संगठित करते हैं, आप एक सांगठनिक ढांचा विकसित करते हैं, अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट बनाते हैं, एक दूसरे के साथ आपकी पारस्परिक सहभागिता बढ़ती है, एक दूसरे के साथ आपके वैचारिक आदान प्रदान होते हैं। संगठन का मतलब ही यही है, और वही राइट टू एसोसिएशन फिर संविधान का हिस्सा बनती है। बी आर अम्बेडकर के चिंतन में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि बी आर अम्बेडकर अपने विचारों में जो कुछ सोच रहे थे, वह सोच आधुनिकीकरण का सोच था, वह पश्चिम के चिंतन का भी सोच था, वह अनेक प्रकार के जो भारतवर्ष के अंदर सुधार हुए थे उन सुधार आंदोलनों के मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ सोच भी था, और वो सोच के सारे स्वरूप भारत के संविधान के अंदर अधिकार के रूप में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। 1936 में उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, और उसी में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो एक बहुत उनका अपना बहुत महत्वपूर्ण लेख है, वह लेख उसके अंदर आया था। एक और 1948 में उनकी पुस्तक है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स। इस किताब को भी हमें पढ़ना जरूरी है। ये जो अनटचेबल्स की जो पुस्तक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हम लोगों के पास में उतना समय नहीं होता है। अनटचेबल नाम की ये जो पुस्तक है उनकी, उसमें हिंदू भक्ति की जो 3 परंपराएं हैं, जो 3 संत हैं, उन 3 संतों को उन्होंने यह पुस्तक डेडिकेट की है। अस्पृश्यता के सवाल पर देखिए, अस्पृश्यता के सवाल पर वो नांदनार जो तमिलनाडु के सुधारक हैं,
उनको उन्होंने डेडिकेट की है। तो तमिलनाडु, रविदास जो कि हिंदी क्षेत्र के हैं, उनका नाम इसके अंदर शामिल है। और चोखा मेला जो कि महाराष्ट्र के संत है, इन तीनों को उन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है। और ये तीनों ही संत भक्ति की परंपरा को का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन भक्ति की उस परंपरा के प्रतिनिधित्व में ये उन सारे सुधारों की बात करते हैं, उन सारे परिवर्तनों की बात करते हैं जो कि परिवर्तन बहुत जरूरी है शोषित तबके के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए। उन्हें सामाजिक ढांचे के अंदर वो जो केंद्रीय स्थान है, उस केंद्रीय स्थान को दिलवाने के लिए। और इसलिए अंबेडकर अस्पृश्यता के की उत्पत्ति के लिए जिस थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन को शामिल करते हैं वह बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन है। तो जो बुद्धिस्ट ओरिजिन है, उस बुद्धिस्ट ओरिजिन की थियरी को वो अंबेडकर अस्पृश्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना यह है कि बुद्धिज्म की जो अवधारणा है वह ईश्वर के ऊपर केंद्रित नहीं है, उसमें नैतिकता का भाव है। और वो नैतिकता के भाव के कारण उस बुद्धिज्म का समर्थन करते हैं। गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था का तो समर्थन करते थे, लेकिन अनटचेबिलिटी का विरोध करते थे। लेकिन अंबेडकर वर्णाश्रम व्यवस्था का भी बहुत तीव्र गति से विरोध करते हैं। और वह ये मानते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर उस तरह के पक्ष हैं जो कि ह्यूमिलिएशन के रिचुअल्स के रूप में हमारे सामने उभर करके आते हैं। वो जो रिचुअल्स हैं, उन रिचुअल्स का विरोध किया। और इसलिए अंबेडकर हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक बन जाते हैं। हमें अंबेडकर को बहुत विस्तार से पढ़ने की जरूरत है ताकि औपनिवेशिक भारत और उत्तर औपनिवेशिक भारत में जाति की भूमिका के सवालों को और उसके पहले जाति की भूमिका के सवालों को हम समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।